गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हमने पिछली क्लास में करंट अवेयरनेस के मुश्किल से 5 से 6 पॉइंट देखे थे, लेकिन उन पॉइंटों के अंदर हमने बहुत सारे जर्नल, जो बेसिक जर्नल स्टडीज होती है उसके पॉइंट्स भी देखे। कि जैसे हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि कैसे अभी भारत ने अपना पहला स्वयं द्वारा निर्मित न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित किया है। कहां पर? काकड़ा पारा में। लेकिन उसके साथ हमने उसकी और अन्य तथ्य भी देखे कि न्यूक्लियर फ्यूल क्या होता है, कौन कौन से फ्यूल हम नाभिकीय फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। हमने यूरेनियम का नाम सुना, हमने प्लूटोनियम का नाम समझा, हमने थोरियम भी देखा, और उस दिन हमने मध्य प्रदेश में अभी चुटका नाम का जो एक नाभिकीय संयंत्र भविष्य में खोला जाना है उसकी भी हमने क्या की, चर्चा की। किस तरीके से भारत में पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जिसकी स्थापना कहां पर की गई थी? तारापुर में। कहां की गई थी? जो महाराष्ट्र में है। किसके सहयोग से? अमेरिका के। हमने यह भी देखा अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक नाम की कंपनी ने हमको क्या दिया था? सहयोग दिया था। चलिए ठीक, तो आज कहां तक हो गए थे? लास्ट पॉइंट यही था। इसके बाद क्या हो गया था? लिथियम के बारे में मैंने बताया था। ठीक, न्यूक्लियर नाभिकीय इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। उस दिन मैं एक दो चीजें और बताना चाहता था जिसको मैं आज जोड़ रहा हूं, ठीक है ना। देखिए, उस दिन हमने न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ा था। जो भारत है वो न्यूक्लियर एनर्जी में अभी उतना आगे नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन धीमे धीमे हम न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बढ़ रहे हैं। और कोयले द्वारा जो थर्मल पावर प्लांट, कौन सा पावर प्लांट? थर्मल का मतलब होता है ताप। क्या होता है? ताप से जो ऊर्जा बनाते हैं उस प्रक्रिया को कम करने वाले हैं, क्योंकि उससे प्रदूषण कैसा होता है आप देख रहे हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यूक्लियर एनर्जी के लिए फ्यूल के रूप में, काय के रूप में? नंबर 1, सबसे पहले या तो हमको यूरेनियम चाहिए। क्या चाहिए? यूरेनियम चाहिए। दूसरा मैंने आपको बताया था प्लूटोनियम चाहिए। क्या चाहिए? प्लूटोनियम अगर नहीं है तो थोरियम चाहिए। क्या चाहिए? अगर ये तत्व हमारे पास उपलब्ध होंगे तभी हम न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम चला पाएंगे। नहीं चला पाएंगे? क्या अपने आप चल जाएगा? हमको उसके लिए तत्व चाहिए कि नहीं चाहिए? अब ये तत्व हमको कहां से मिलेंगे? खदानों से। कहां से मिलेंगे? माइन से। जो खदानें होंगी उनसे ये तत्व हमको मिलेंगे। अब हमारे दिमाग में यहां से एक प्रश्न आता है कि भारत न्यूक्लियर एनर्जी में अपनी इफिशियंसी को क्यों नहीं बढ़ा पा रहा है? तो पहले तो सबसे पहली एक समस्या, पहले की समस्या क्या थी कि हम न्यूक्लियर रिएक्टर नहीं बना पाते थे। क्या नहीं बना पाते थे? क्या नहीं बना पाते थे हम? और इस बार 2024 में हमने न्यूक्लियर रिएक्टर को बनाने में सफलता प्राप्त की है कि अब हम स्वयं क्या कर सकते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर बना सकते हैं। जिस तरीके से आपने देखा होगा, सिगड़ी होती है कि नहीं होती? सिगड़ी आपने देखी होगी। उसके अंदर हम कोयला डालते हैं, वो जलता है, उससे क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है। जैसे हीटर होता है, हीटर का एक पूरा सिस्टम बना होता है कि नहीं होता है? उसमें हम नाइक्रोम का तार यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? वो नाइक्रोम का तार उसको ऊष्मा देता है, इससे हीट बनती है। बनती कि नहीं बनती है? उसी प्रकार से इनको जलाने के लिए एक छोटा सा रिएक्टर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? जहां यूरेनियम को, प्लूटोनियम को और थोरियम का न्यूक्लियर क्या किया जा सके? फिजन। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था आपको? और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन किया जाता। ये कहीं भी नहीं किया जा सकता नाभिकीय विखंडन, क्योंकि इतने हानिकारक तत्व होते हैं। इनको कहा जाता है रेडियो एक्टिव तत्व। ये इतने हानिकारक होते हैं, यदि इंसान इसके संपर्क में आ गया
तो आप सोचिए कैंसर जैसी घातक बीमारियां, त्वचा रोग, आंखों के रोग, और समझ लिया अगर ज्यादा रेडिएशन में आ गया तो तत्काल उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो एक ऐसा सुरक्षित स्थान जहां पर ये नाभिकीय विखंडन की क्रिया कराई जाती है इन तत्वों में, यूरेनियम की, प्लूटोनियम की, उस स्थान को क्या कहते हैं? ये हिंदी शब्द नहीं, कौन सा शब्द है ये? अंग्रेजी शब्द। क्लियर है कि नहीं है? सभी को समझ में आ गया? आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे भारत में एक स्थान आपने सुना होगा झारखंड में, मैं बता देना चाहता हूं। कहां पर? झारखंड। हमारे भारत में झारखंड में एक स्थान है, उस स्थान का नाम है छोटा नागपुर का पठार। कौन सा पठार? सभी ने सुना है? सभी बच्चों ने इसका नाम सुना है, छोटा नागपुर के पठार का? सुनिए, इस छोटा नागपुर के पठार को भारत का, किसका? भारत का रूर प्रदेश कहते हैं। ये सभी लोगों को पता है क्या? आप में से कितने बच्चे जो जानते हैं कि इसको भारत का रूर प्रदेश क्यों कहते हैं? ये कितने लोग बता सकते हैं मुझे? हैं? किसने बताया था? कौन से सर ने? अच्छा, कपिल सर ने बताया था। क्या बताया था इसके बारे में? जर्मनी शहर है, कौन सा? रूर। तो वहां क्या पाया जाता है? सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। जर्मनी का जो एक रूर क्षेत्र है, एक प्रदेश है, उसको प्रदेशिक क्षेत्र का मतलब होता है एक भौतिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? कोई शहर नहीं है रूर। रूर, वहां पर एक रूर नाम की नदी भी बहती है और एक रूर नाम का क्या है? क्षेत्र है। वहां सभी प्रकार के खनिज तत्व पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? खैर वैसे तो सबसे ज्यादा वहां कोयला पाया जाता है, लेकिन कोयला, आयरन, इसको लेकर सारे तत्व पाए जाते हैं। ठीक है ना? सुनिए बच्चों, इसको ध्यान से समझिए। ऐसा ही भारत में छोटा नागपुर का जो पठार है, यहां भी कई प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। ऐसे एक नहीं, आप वहां पर खोदेंगे तो वहां आपको कोयला भी मिलेगा, बॉक्साइट भी मिलेगा, आयरन मिलेगा, गोल्ड मिलेगा, सिल्क, मतलब सब कुछ है। लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा दो चीजों की है। कितनी चीजों की है? पहले तो किसकी, और दूसरा है क्या? लोहा। बॉक्साइट भी मिल जाता है। क्या मिल जाता है? लेकिन सबसे ज्यादा क्या मिलता है? और बाकी थोड़ा बहुत मात्रा में गोल्ड भी मिलता है, सिल्वर भी मिलता है। अब आप सोचिए, झारखंड के छोटा नागपुर के पठार के पास एक खदान है, अंग्रेजी में उसको माइन कहते हैं। क्या कहते हैं? उस खदान का नाम है जादूगोड़ा। क्या नाम है? आप लोगों ने सुना अभी तक नाम कि नहीं सुना? नहीं सुना? आज आप सुनने वाले। इसका नाम क्या है? कल आपको बताया था कि यूरेनियम जादुई है। 1 किलो यूरेनियम जो काम कर सकता है वो काम 20-25 ट्रेन कोयला भी नहीं कर सकता। ये अपने आप में क्या है? तो ऐसी खदान का नाम क्या है? कहां पर है? ये भारत की एकमात्र खदान है जहां पर क्या निकलता है? यूरेनियम निकलता है। क्या निकलता है? आज सभी को जानकारी मिल गई। अब गलत तो नहीं होगा। एक ही खदान है जो कहां पर है?
और यहां इतना यूरेनियम नहीं निकलता कि हम भारत के इतने साले जो नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र हैं उनको यूरेनियम की आपूर्ति कर पाए, इतना नहीं निकलता, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत मात्रा में उत्पादन होता है। कहां पर? छोटा नागपुर पठार के किस क्षेत्र में? और क्या निकलता है वहां? तो ये बात सभी को समझ में आ गई आज? तो ये इसलिए पूछा जाता। अच्छा याद रटना नहीं है मेरे भाई, जादू कौन कर रहा है? यूरेनियम। तो कौन सा घोड़ा हो गया? चुटकी भर यूरेनियम में काम हो जाना है, तो मध्य प्रदेश में कहां? चुटका प्लांट हो गया, ठीक है ना। चलिए अब मैं थोड़ा सा और बताऊं, लिखना नहीं है बेटा, सभी लोग मेरी बात का शब्द साह पालन करेंगे, मैंने बार बार कह दिया है, लिखने का काम बाद में, पहले समझना है अच्छे से, वो कह देना कि हाँ समझ में आया तब लिखना है, मैं मौका दूंगा। तो यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, थोरियम हो गया, इसको क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन। विखंडन के माध्यम से जो ऊर्जा निकलती है उसको हम, जो न्यूक्लियर ऊर्जा हम उत्पन्न कर सकते हैं बेसिकली ज्यादा मात्रा में, उसको किसके माध्यम से उत्पन्न किया जा सकता है? इसकी एक दूसरी प्रक्रिया भी है बच्चों, इसकी एक दूसरी प्रक्रिया भी है जिसको बोलते हैं फ्यूजन, और हिंदी में कहते हैं संलयन। क्या कहते हैं? या इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। और हिंदी में क्या हो जाएगा? ये नाभिकीय। परिभाषा भी मैं समझा रहा हूं। वैसे आपको ज्यादा थ्योरी वोरी लिखने का काम है नहीं, लेकिन फिर भी सुन लीजिएगा। पहले तो नाभिकीय विखंडन की परिभाषा, किसकी परिभाषा? जब यूरेनियम तत्व पर या किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व पर न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है। किसकी बमबारी कराई जाती है? न्यूट्रॉन की बमबारी कराई जाती है, तो उसके पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं? विखंडित हो जाते हैं। उससे जो ऊर्जा निकलती है उसको बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा, या नाभिकीय विखंडन द्वारा निकलने वाली ऊर्जा। सभी को समझ में आया? याद नहीं करना तो सुन लीजिएगा, सुनना है जरूरी, ठीक है ना। जैसे रामायण में संस्कृत के श्लोक है ना, उनको सुन लो, रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनका अर्थ अपने हृदय में क्या कर लो? बसा लो। वही कहानी है। दूसरा पॉइंट देखिए, अब न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है? उसमें अणु विखंडित हो रहे थे, अणु परमाणु, और इसमें क्या हो रहे हैं? देखिए बच्चों, अब इसके कुछ एग्जाम्पल बताता हूं, ये पेपर में आ जाते हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन के एग्जाम्पल बताइए। तो नंबर 1, तारे का बनना। किसका बनना? कोई भी स्टार जब बनता है तो किस प्रक्रिया के माध्यम से बनता है? किस प्रक्रिया के माध्यम से बनता है? तारे का बनना भी न्यूक्लियर फ्यूजन का एक एग्जाम्पल हम मान सकते हैं, लेकिन अभी तक किसी स्टार के बनने का जो तरीका है, पहले नेबुला बनता है, स्टेलर नर्सरी बनता है, प्रोटो स्टार बनता है, फिर उसके बाद मिड जाइंट स्टार बनता है, फिर जाइंट स्टार बनता है, फिर पल्सर स्टार बनता है, फिर न्यूट्रॉन स्टार बनता है। ये किसी तारे के जन्म से लेकर मृत्यु तक का क्या है? और लास्ट में आपने सुना होगा श्वेत वामन तारा या काला वामन तारा, जिसको हिंदी में अंग्रेजी में कहते हैं ड्वार्फ स्टार। कौन सा स्टार? ब्लैक ड्वार्फ स्टार या व्हाइट ड्वार्फ स्टार बनता है। ये तारे के बनने की क्या चक्र। ये आपके सिलेबस में नहीं आती सब चीजें, ये और हायर लेवल पे हम जब ज्योग्राफी को मेंस लेवल पे जाते हैं, देन इट विल कम्स अबाउट इट, ठीक है। तो तारे का बनना। दूसरा, पृथ्वी पर हम ये प्रक्रिया कहां देखते हैं? पृथ्वी पर हम ये प्रक्रिया देखते हैं। अच्छा, तारे का बनना और सूर्य के अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है वो भी किस प्रक्रिया के माध्यम से हो रही है बेटा? समझ में आया कि नहीं? दूसरी चीज, पृथ्वी पर हाइड्रोजन बम। कौन सा बम? हाइड्रोजन बम भी किस सिद्धांत पे कार्य करता है? सबको समझ में आ गया? और अलग पेन से लिख रहा हूं तो क्लियर हो जाएगा। न्यूक्लियर बॉम्ब ये काम करता है किस पर? नाभिकीय विखंडन। किस पर काम करता है ये? तो न्यूक्लियर बम करता है नाभिकीय विखंडन पर, और हाइड्रोजन बम कार्य करता है संलयन। सभी को क्लियर हो गया?
ये छोटा सा अंतर है, हमारे पेपर में आ जाता है, पुलिस में आ जाता है। आर्मी में जाओगे तो बम के क्वेश्चन आएंगे कि नहीं आएंगे? बम तो पटकना पड़ेंगे, आज नहीं तो कल पटकना पड़ेंगे। अब ये बम कैसे बनते हैं हमको बताना पड़ेगा, किस प्रक्रिया के माध्यम से? हाइड्रोजन बम, संलयन और न्यूक्लियर बम। सभी चीज को क्लियर है ये चीज? बहुत बढ़िया। थोड़ा बैक में आते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि भारत में ये सब व्यवस्थाएं हैं, ठीक है कि नहीं है? इससे पहले जब ये सब व्यवस्थाएं नहीं थी भारत में कि भारत को इतना यूरेनियम की आवश्यकता है जितना जादूगढ़ा से तो मिल नहीं सकता, तो हमको सहयोग किन किन देशों ने किया? नाभिकीय ऊर्जा में किन देशों का सहयोग हमको मिलता रहा है पिछले लंबे समय से? हमारे कई दोस्त हैं, कहते हैं ना कि जीवन में हम सब कुछ अकेले कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। भारत, मैंने कल बताया था, कल परसों जब चर्चा की थी ज्योग्राफी उसकी पॉलिटी की, कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आ गए थे कि नहीं आ गए थे? 1600 के बाद बड़ी मुश्किल में हम 1947 में छूटे कि नहीं छूटे? तो हम ऐसे छूटे कि हमने विश्व के दरवाजे अपने देश के लिए सभी को बंद कर दिए। बहुत मुश्किल से हम ब्रिटेन से छूटे, फ्रांस से छूटे, पुर्तगाल से छूटे, नीदरलैंड के लोगों से छूटे कि नहीं छूटे? अब क्या करें? हमने 1947 में जैसे ही आजादी मिली, हमने 1991 तक किसी के लिए अपने दरवाजे नहीं खोले, किसी कंपनी के लिए अपने दरवाजे नहीं खोले। कि पता चला फिर तुम भारत आए और फिर हमको क्या बना लिया? बोले नहीं, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में विदेश का कोई भी आदमी प्रवेश नहीं कर सकता। कब तक? लेकिन जब 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार और उस समय हमारे देश के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, कौन, जो बहुत योगी हैं, मैं कांग्रेस में एक आदमी की बहुत तारीफ करता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह। वाकई उस आदमी के दिमाग की क्या देना पड़ेगी। वो व्यक्ति 1991 में एक नीति लेके आए, उस नीति का नाम था एलपीजी। कौन सी नीति है ये वो एलपीजी का सिलेंडर नहीं है जो घर में रहता है, उसका फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। बहुत बच्चे कहते हैं लिक्विड पेट्रोलियम गैस, सो आई एम गोइंग टू बी करेक्ट इट, दैट इज नॉट लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड। कैसी है ये? उसको जबरदस्ती प्रेशर देके लिक्विड बनाया जाता, वो होती थोड़ी ना है लिक्विड में। उसको हम क्या भरते हैं? जैसे लाइटर होता, लाइटर को ऐसा देखो तो पानी जैसा हिलता है लेकिन जलता है, तो उसमें प्रेशर से भरी जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं लिक्विफाइड। मतलब जबरदस्ती उसको कैसा बनाना? गैस से काहे में बदलना? लिक्विड में बदलना। हमने पढ़ा ना, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होती है क्या? पढ़ा आप लोगों ने? पढ़ा है। 1991 में आपके पेपर में क्वेश्चन बन सकता है कि 1991 में देश में कौन सी नीति आई? इस एल का नाम था लिबरलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? उदारवाद। कैसा वाद? पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन, निजीतावाद। कौन सा वाद? और जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन, मतलब वैश्वीकरण। इसको बोलते हैं उदारीकरण। क्या बोलते हैं इसको? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो ये उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति बच्चों कब आई? तो ये नीति लाने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो आदरणीय मनमोहन सिंह को जाता है। किसको जाता है? वो सब व्यक्ति हमारे लिए आदरणीय है जिन्होंने हमारे देश के विकास में, हमारे स्थानीय लोगों के लिए जो इतनी अच्छी योजना लेके आया, वो हमारे लिए किसका विषय है? सम्मान का विषय है। तो बच्चों, ये नीति कब आई? 1991 में। इसको बोलते हैं किसकी नीति? एलपीजी की। एल से लिबरलाइजेशन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पी से प्राइवेटाइजेशन, क्या बोलते हैं उसको? और जी से है वैश्वीकरण अर्थात ग्लोबलाइजेशन। तब जाके विश्व की कंपनियां कहां पर आना चालू हुई? क्यों ऐसा क्यों करना पड़ा? क्योंकि देश में भुखमरी बढ़ रही थी। देश में क्या बढ़ रही थी? देश में बेरोजगारी बढ़ रही थी। देश अन्य देशों के विकास की तुलना में पीछे पछड़ता जा रहा था। तो देश को पुनः सभी देशों के साथ प्रतिस्पर्धा में एक साथ लाने के लिए हम कौन सी नीति लेकर आए? एलपीजी की नीति। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर हिलाते रहना भाई,
चेहरे से आपके ये व्यतीत होना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है। तो आपके चेहरे की जो हल्की मुस्कान रहती है ना, उससे मैं समझता जाता हूं कि आपको चीजें कैसी आ रही हैं, समझ में आया कि नहीं आया। तो टेंशन में नहीं बैठना है। चलिए, तो फिर हमको किन देशों ने सहयोग किया? उसमें पहला देश का नाम आता है जिसने हमको बहुत सहयोग किया, उसका नाम है रूस। क्या नाम है? इसने हमेशा सहयोग किया। दूसरा देश का नाम यहां पर हमको आता है तो अमेरिका। किसने हमको सहयोग किया? अमेरिका ने सहयोग किया। आप याद करिए 2010 को, 2010 में बराक ओबामा और डॉक्टर मनमोहन सिंह की न्यूक्लियर डील हुई थी। कौन सी डील हुई थी? अमेरिका ने कहा था हम यूरेनियम तो देंगे, लेकिन उस यूरेनियम से आप जो ऊर्जा बनाएंगे उसको देश के विकास के लिए नाभिकीय ऊर्जा के रूप में यूज करेंगे, ना कि आप उससे क्या बना लें, ना कि आप उससे क्या बना लें, बम नहीं बनाना है उससे, उसको देश के विकास में क्या करना है, ऊर्जा का काम करना है। समझ में आया कि नहीं आया? तीसरा देश जिसने हमको बहुत सहयोग किया, उस देश का नाम मैं आज लेना चाहता हूं, ऑस्ट्रेलिया। किसका नाम? ऑस्ट्रेलिया में यूरेनियम बहुत होता है बच्चों। दुनिया में यूरेनियम के जो बड़े बड़े भंडार है ना, उनमें पहले देश का नाम मैं आपके सामने लेना चाहता हूं, उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। दूसरे नंबर पे उस देश का, मतलब ये घटते बढ़ते रहते हैं। कैसे रहते हैं? क्यों घटते बढ़ते रहते हैं? जैसे किसी ने ज्यादा निकालना चालू कर दिया, किसी ने कम कर दिया, किसी ने ज्यादा, डिमांड के ऊपर रहता है ना। दुनिया में कनाडा, कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, इन देशों के पास यूरेनियम के विशाल भंडार है। और ये हमको कहीं ना कहीं यूरेनियम, तो उसमें कौन सा देश हमको यूरेनियम देता है? वो कजाकिस्तान यूरेनियम निकाल नहीं पाता है, उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उसका यूरेनियम कौन निकालता है? रूस भी हमको देता है, हमारा मित्र है रूस। और चौथा यदि कोई देश है जो हमको इसमें सहयोग करता है बच्चों, तो उस देश का नाम है फ्रांस। क्या नाम है? वो पांचवा देश जो भी हाल ही में सहयोग करने लगा है, उनमें दो नाम आएंगे, पांचवें और छठवें में। एक नाम आएगा जर्मनी का, किसका नाम? और एक नाम आएगा जापान का। किसका नाम आएगा? तो ये सभी देश हमको किस ऊर्जा में सहयोग करते हैं? नाभिकीय ऊर्जा में सहयोग करते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा, बोल मैं रहा हूं, खांसी आप लोगों को आ रही है, क्या बात है भाई? पानी की आवश्यकता है क्या आपको? मैडम को पानी दो यार, कोई किसी के पास बोतल नहीं है? आप लोग सामाजिक समरसता का भाव नहीं है एक दूसरे के प्रति। आप एक काम किया करिए, जब क्लास में आए तो कॉफलेट आती है मार्केट में, छोटी सी टैबलेट कॉफलेट, उसको चूसते रहिए साथ में, ठीक है ना? क्योंकि खांसी आने से भी दिक्कत है ना, अंदर अंदर पूरी बॉडी हिल जाती है। तो कोई कॉफलेट एक टैबलेट होती है छोटी सी, आपने सुना हो, अच्छी टैबलेट होती है, हिमालय की आती है, उसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है? चलिए, अच्छा उससे होता क्या है, आपका थोड़ी ना मन लगेगा क्लास में, अब पूरा दिमाग रखा है उसमें, खांसी में पूरी बॉडी हिल रही है, हमारा भी मन नहीं लगेगा, स्वाभाविक सी बात है। चलिए आगे बढ़ो। अभी वो क्लियर हो गया? ये लिख लो जल्दी स्पीड से कॉपी। अब न्यूक्लियर एनर्जी समझ में आ गई पूरी? दिक्कत तो नहीं है? बहुत बढ़िया। तो किसी को गलत नहीं फैलाना है कि मैं शादी में जा रहा हूं, कि मैं कहीं आ जा रहा हूं, ठीक है ना? मैं कहीं जा भी रहा हूं, शायद आ जाऊं, तो इसलिए सबको आ जाना है, ठीक है ना, क्लास में। थोड़ा जल्दी करेंगे लिखने का काम।
लिख लिया? ये भी लिख लेना, संलयन के हाइड्रोजन बम संलयन, सूर्य में ऊर्जा भी किसका उदाहरण है? संलयन। और न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है। जल्दी लिख लीजिएगा इसको। एलपीजी की नीति भी लिख लेना, कब आई थी, कौन लेकर आया था? डॉक्टर मनमोहन। उस समय कौन से मंत्री थे? देश में एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो देश का गवर्नर भी रहा, आरबीआई का, वित्त मंत्री भी रहे और देश के क्या रहे? प्रधानमंत्री रहे। ऐसा केवल एक ही व्यक्ति है जो वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या रहा? गवर्नर रहा। एकमात्र व्यक्ति है डॉक्टर मनमोहन सिंह। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। ये लिख लिया सभी ने? जल्दी लिख लो। नाभिकीय संलयन, उसका उदाहरण लिखो, सूर्य में ऊर्जा का बनना। सूर्य में किसका बनना? ऊर्जा का बनना। दूसरा लिख लो, हाइड्रोजन बम भी नाभिकीय संलयन का उदाहरण है। और नाभिकीय और न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो किसका उदाहरण है? अच्छा मुझे ये और बता दीजिएगा, जब मैंने लिथियम ट्रायंगल पढ़ाया था तो मैंने बोलीविया बता दिया था, उसमें चिली बता दिया था, पेरू बता, बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना बता दिया था, तीनों बता दिए थे। क्या मैंने सोल्टन सागर लिखवाया था क्या? नहीं लिखवाया। सुन लो बच्चों, एक जगह और मिले हैं, उस सागर का नाम है सोल्टन सागर। कौन सा सागर? मैं एक छोटा सा मैप बना के आपको दिखाई दे रहा हूं, उससे क्लियर हो जाएगा। देखो बच्चों इधर पे, ये ऐसा ऊपर फैला हुआ है, ये है नॉर्थ अमेरिका। कौन सा अमेरिका है ये? कौन सा अमेरिका है? ठीक है, देख लिया आपने। इस नॉर्थ अमेरिका में ये जो देश है इसका नाम है कनाडा। क्या नाम है? इस देश का नाम है अमेरिका अर्थात यूएसए। और इस देश का नाम है मैक्सिको। क्या नाम है? और भी देश है नीचे, उससे हमको लेना देना फिलहाल नहीं है। देखिए सभी लोग जल्दी से, ये जगह है इस लोकेशन पर, इसका नाम है कैलिफोर्निया। क्या नाम है? इसी कैलिफोर्निया के पास यहां पर एक सागर है। क्या है? आप समझ लो, ये है सागर, पानी भरा हुआ है। और इस सागर का नाम है सोल्टन सागर। कौन सा सागर? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। और इस सोल्टन सागर यानी पानी के अंदर क्या मिला है? क्या मिला है? तो लिख लो, कहां पर है ये? जल्दी लिख लो। अमेरिका के कैलिफोर्निया क्षेत्र में सोल्टन सागर में लिथियम के विशाल भंडार मिले। लिथियम के विशाल भंडार, ये हो गया सोल्टन सागर। ये मैक्सिको की खाड़ी है, ये हडसन की खाड़ी है, पढ़ा होगा आप लोगों ने। यहीं पर एक द्वीप है जिसका नाम है ग्रीनलैंड। क्या नाम है? ग्रीन। अमेरिका के कैलिफोर्निया के सोल्टन सागर में किसके विशाल भंडार मिले हैं? सोल्टन सागर को इन्वर्टेड कॉमा में कर दो।
सुनिए बच्चों, बोर्ड पर आइए सभी लोग ध्यान से। अब जो नेक्स्ट करंट अफेयर है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम देख रहे हैं वेस्ट मैनेजमेंट। क्या देख रहे हैं? ए और आएगा, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट, इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों कचरा प्रबंधन। क्या बोलते हैं? आएगा प्रबंधन। पहले हम कचरे को रोडों पर फेंक दिया करते थे, लेकिन आजकल भारत सरकार ने 2014 से जो स्वच्छता अभियान चलाया, कौन सा अभियान चलाया है? स्वच्छ भारत अभियान चलाया है। नोटों पर भी गांधी जी का चश्मा हमको स्वच्छता की ओर इंगित करता है कि नहीं करता है? अब स्वच्छता अभियान चलाने से केवल काम चलेगा क्या? इस कचड़े का भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ये कचड़ा हमारे लिए कहीं ना कहीं भविष्य की पीढ़ियों को नुकसान पैदा कर सकता है। इसलिए इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्कीम लाए जिसका नाम है और ये ट्रिपल आर पिक्चर नहीं है क्या? आप सोचिए ट्रिपल आर पिक्चर हो। एक आर से है रिड्यूस। क्या है? रिड्यूस का मतलब होता है कम करिए, कचरे को पैसे क्या करिए? कम निकालिए। एक का नाम है रीयूज। क्या नाम है? इसका फिर से क्या कर लीजिएगा? उपयोग कर लीजिएगा दोबारा। और एक आई है रिसाइकिल। क्या कर लीजिएगा? इसका पुनर्चक्रण कर लीजिएगा, पुनः इसका क्या कर लीजिएगा? उपयोग कर लीजिएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो करंट अफेयर को पढ़ने का भी तरीका बहुत आनंददायक होना चाहिए। ऐसे नहीं किसी चीज को हम ऐसे ही पढ़ते हैं, उसका फंडामेंटल बहुत जरूरी है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? इसके लिए कौन सी टेक्निक भारत सरकार चला रही है? पहले तो हम ही कचरा कम यूज करें, मतलब कम कचरा निकालें। अब जैसे पता चला सब्जी लेने गए तो एक थैला लेके जाएं, 15-20 पन्नियां उससे लेने से अच्छा थैले ही में सारी सब्जी भर लें। अब वो पन्नियां लाएंगे, फिर उससे सब्जी निकालेंगे, उनको क्या कर देंगे? फेंकेंगे। तो पहले ही थैले में लाओ ना, तो पन्नी का यूज कम हो गया कि नहीं हो गया? इस तरीके से उसको क्या करना है? कम करना है। रीयूज का मतलब क्या है? यह प्लास्टिक है, प्लास्टिक की बोतल हम फेंक देते हैं। अब आजकल चल रहा है प्लास्टिक की बोतल में रेत भर लो, वो रेत भर के छोटी सी बाउंड्री बना लो। ऐसा बन जाता है कि नहीं बन जाता है? उसका यूटिलाइजेशन करो। प्लास्टिक का कुछ काट लो, उससे घर में फ्लावर पॉट बना लो। क्या बना लो? लेकिन उसको फेंको नहीं। ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो ये क्या हो गया? अब रिसाइकिल कैसे करें? तो कचरा बच्चों होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का होता है? मुझे पता नहीं था कि इतिहास में मुझे और आपको भी ये पढ़ना पड़ेगा कचरा कितने प्रकार का होता है, लेकिन आज पढ़ना पड़ रहा है। और इस कचड़े को पढ़ने के लिए हमको जिन देशों से प्रेरणा मिली है, मैं उन देशों के नाम भी बगल में लिखना चाहता हूं कि किन्होंने हमको ये सिखाया। उन देशों का नाम है स्वीडन। क्या नाम है? उन देशों का नाम है नॉर्वे। उन देशों का नाम है डेनमार्क। क्या नाम है? उन देशों का नाम है फिनलैंड। क्या नाम है? इन देशों ने हमको बेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम सिखाया बच्चों। हम अपनी शान काहे में समझते हैं कि घर से बढ़िया अच्छी 4 व्हीलर हो चमचमाती हुई, उसमें हम बैठें, फिर हमारे कोई गाड़ी का गेट खोले, फिर हम उसमें विराजमान हो, फिर हम जाएं, फिर आगे बढ़ें, और फिर आगे चल के उतरें, कोई गाड़ी पार्क कर दे, हम उसको अपनी शान समझते हैं। ये वो देश हैं जिन देशों के राष्ट्रपति प्रदूषण को कम करने के लिए अपने राष्ट्रपति भवन जाने के लिए भी काय का प्रयोग करते हैं? साइकिल का प्रयोग करते हैं। उन्होंने बताया हमको ज्यादा से ज्यादा पैदल चलना चाहिए। आजकल की बच्चियों से कहो भैया पैदल चल लो, नहीं, हम स्कूटी से जाएंगे, हवाई जहाज से जाएंगे। आजकल के लड़कों से कह लो भैया थोड़ा चले जाओ साइकिल से, शर्म आती है उनको। लोग क्या कहेंगे? अरे साइकिल से जा रहे हैं। हमको अपनी बेइज्जती महसूस होती है। हम इस पर्यावरण को नहीं देख रहे कि कितना प्रदूषण फैलाना पड़ रहा है। उस पर्यावरण को सुरक्षा रखने के लिए हमको भी कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारी निभानी होगी। ये सम्मान का विषय नहीं है। सम्मान का विषय है क्या? गाड़ियों से कहीं सम्मान बढ़ता है? हमने देखा जैन मुनि आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जैन मुनि आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जैन मुनि आदरणीय तरुण सागर जी महाराज निर्वस्त्र वस्त्रों का तक त्याग करके जमीनों में पैदल चलते हैं
वो हजारों लोग उनका चरणामृत पीने के लिए नतमस्तक खड़े होते हैं। यह है सम्मान। सम्मान त्याग से होता है, चीजों से नहीं। चीजें क्लियर है कि नहीं है? तो वही काम हमको भी करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? देखिए, हम चर्चा कर रहे हैं कचरा कितने प्रकार का होता है। पहला कौन सा कचरा होता है बेटा? कौन सा कचरा? दूसरा कौन सा होता है? सूखा कचरा। तीसरा कौन सा होता है? कौन सा होता है? जैविक कचरा। कौन सा कचरा? तुमको नहीं पता, तुम सीखो बोर्ड पर। जिसको पता है बहुत प्रसन्नता की बात है। तो कितने प्रकार का कचरा हो गया? इस गीले कचड़े को रिसाइकिल करके हम आजकल मीथेन गैस बना रहे हैं बच्चों। कौन सी गैस बना रहे हैं? कौन सी गैस बना रहे हैं? हमने पढ़ा है कि मीथेन एक ज्वलनशील गैस है। कैसी गैस है? सच कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं मैं? तो हरे रंग से इसलिए कह रहा हूं कि इसका रंग भी कैसा होता है। तो लिखने का ओरिएंटेशन भी समझ गया। इसमें हरे पेन से मैंने क्यों लिखा है इसको? क्योंकि इसका रंग भी कैसा होता है। अब कोई पूछे मीथेन कहां से निकलती है, तो मीथेन निकलती है जहां गंदगी वाले क्षेत्रों, दलदलीय क्षेत्र। कैसे क्षेत्र? दलदलीय क्षेत्र से मीथेन निकलती है। गोबर गैस प्लांट से निकलती है। हमने देखा चावल के खेत, कौन से खेत? जिनमें पानी भरा रहता है तो उससे मिट्टी सड़ जाती है, और मिट्टी सड़ती है तो कौन सी गैस निकलती है? हमने दीमक की बामी देखी है। किसकी बामी? दीमक की बामी से कौन सी गैस निकलती है? बच्चों, इस मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। कौन सी गैस कहते हैं? आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है? कि थोड़ा मीथेन की चर्चा हो गई। हम मीथेन पे आए तो मीथेन का फोल्डर निकला दिमाग से। उस फोल्डर ने किसके बारे में जानकारी दे दी? ऐसी तो पढ़ाई करनी है। जो दिमाग में आया उसकी जानकारी निकल के बाहर अपने आप क्या हो रहा, फब्बारा चलने लगे उसका। नेक्स्ट, ये जो मीथेन गैस है ये ग्रीन हाउस गैस भी है बच्चों। कौन सी गैस है? पता है कि नहीं हमको? ये पृथ्वी का टेम्परेचर भी बढ़ाती है। चावल के खेत से, दीमक की बामी से, मार्स गैस, गोबर गैस, और सड़े गले जितने भी क्षेत्र होते हैं वहां से कौन सी निकलती है? मीथेन। एक स्थान और बता दे रहा हूं मैं आपको, खदानों से। कहां से? कौन सी गैस निकलती है? जहां बहुत सारा कचरा सड़ रहा हो वहां से भी कौन सी गैस निकलती है? इन सभी सड़े गले क्षेत्रों से निकलने वाली ये गैस हमारे लिए इतनी उपयोगी है कि बच्चों, इससे आजकल हम सीएनजी बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? कौन सी गैस बना रहे हैं? सीएनजी गैस में मीथेन गैस सबसे ज्यादा होती है। आप देखिए, हमारे नौगांव छतरपुर के बीच में जाना, धमौरा है कि गोरगांव, मुझे आज तक क्लियर नहीं हुआ कि पहले धमौरा आता है फिर गोरगांव, मुझे आज तक नहीं, आप समझ लीजिएगा। उसके बीच में एक अडानी गैस का पंप लग गया है। किसका पंप लग गया है? कौन सी गैस मिलेगी वहां? हमारे नौगांव के जो छतरपुर के पास एक, मतलब नवोदय के पास एक पेट्रोल पंप, वहां कौन सी गैस मिल रही है? छतरपुर में कौन सी मिल रही है? झांसी में कौन सी मिल रही है? बच्चों, ये 78 रुपए किलो मिलती है। कितनी मिलती है? और इसमें जो छोटी गाड़ियां होती हैं वो लगभग 30 किलोमीटर चलती हैं। कितने किलोमीटर चलती हैं? कितने किलोमीटर चलती हैं? और पेट्रोल से 14, 15, 16 या अधिकतम 20। आप लोग सब गाड़ी वाले होंगे, जानते तो होंगे इतना, ठीक है? कहीं ना कहीं गाड़ियां तो देखी होंगी कि देखी होंगी। पेट्रोल कितने रुपए लीटर आ रहा है? कहां से मंगाना पड़ रहा? विदेशों से, सऊदी अरब से, इराक से, ईरान से, वेनेजुएला से, रसिया से। तो ये कचरा हमारे नौगांव में मिल जाएगा, छतरपुर में मिल जाएगा। उसका ट्रीटमेंट कर दो, कौन सी गैस बन जाती है? सस्ती पड़ती कि नहीं पड़ती है? देश के लोगों को रोजगार मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सीएनजी का उपयोग होने से हम बाहरी ईंधन पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हमको अपना डॉलर या विदेशी मुद्रा खर्च करना पड़ेगी कि नहीं करना पड़ेगी? तब लाभ भारत में, एवरेज भी कैसा मिलेगा? देश की अर्थव्यवस्था भी कैसी होगी? और कचड़े का क्या हो जाएगा? प्रबंधन भी हो जाएगा। तो यही मैं एक करंट अफेयर आपके सामने जोड़ता हूं। मध्य प्रदेश का पहला, बोर्ड पर देखिए, मध्य प्रदेश का पहला
कौन से कचड़े से? गीले कचड़े से मीथेन बनाने का प्लांट। क्या बनाने का? मीथेन बनाने का प्लांट। उसको बोल रहे हैं बच्चों बायो मैथेनाइजेशन। क्या नाम है इसका? बायो मैथेनाइजेशन प्लांट। और ये लगा है कहां पर? कहां लगा है? देश का सबसे स्वच्छ शहर। इस साल तो नंबर 1 पे 2 शहर आ गए। इस साल नंबर 1 पे कितने शहर आ गए? अभी तक तो इंदौर रहता था, अब इंदौर के साथ साथ सूरत भी कौन से पायदान पे है? पहले पायदान पे है बच्चों 2024 में। मतलब रिपोर्ट आई है 23 की, दिया कब गया है? तो गीले कचड़े से मीथेन बनाने का पहला प्लांट कहां पर लगा है? इंदौर में लगा। और इस प्लांट का नाम क्या है? बायो मैथेनाइजेशन। हो गया कि नहीं हो गया? गीले कचड़े का निस्तारण हो गया कि नहीं हो गया? बदबू भी नहीं आएगी, गंदगी भी नहीं होगी, शहर भी स्वच्छ होंगे, मीथेन ही बनेगी, लोगों को रोजगार भी मिलेगा, गाड़ियां भी एवरेज ज्यादा देंगी, विदेशी देशों से हमको पेट्रोल भी नहीं खरीदना पड़ेगा, लाभ ही। अब आता है सूखा कचड़ा। कौन सा कचड़ा? अब बोले सूखे कचड़े से क्या करें? तो सूखे कचड़े से बहुत सी चीजें बन रही हैं। आप देखो सूखे कचड़े को और जैविक कचड़े का प्रबंधन कैसे करते हैं, बोर्ड पर देखिए। ये तो एक तरीका है, कई प्रबंधन है बच्चों। देखिए आज का जो एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था, मुझे अभी लिखवाना था, पहले वो लिखवा दूं फिर आगे बढ़ता। देश का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट। कौन सा प्लांट? वेस्ट टू मतलब वेस्ट मतलब क्या? कचड़ा। और कचड़े से क्या बना रहे हैं हम? हाइड्रोजन। अब बच्चों कोयले का जमाना जाने वाला है। अब कोयले का, पेट्रोल का, डीजल का, मिट्टी के तेल का जमाना चला गया, तो धीमे धीमे और जाने वाला। इसके स्थान पर क्या आ रहे हैं? मैथेनॉल। क्या आ रहे हैं? शक्कर के सीरे से बनता है। कैसे बनता है? ठीक है ना, शक्कर तो देश में होती है, इतना खाते हैं हम, शादियों में पहुंच बच जाए और रसगुल्ले और रसमलाई दिख बच जाए, कम से कम 6 या 7 रसगुल्ले के नीचे तो बात बनेगी नहीं, बन जाती है। कई तो 10-12 वाले भी होंगे, ऐसे कि नहीं है? ऐसा लग रहा है कि वो खाते ही नहीं है रसगुल्ला। क्यों भाई नहीं खाते हो? तो चाउमीन खाते हो, रोटी सब्जी तो खाते होगे कि नहीं खाते? सात्विक जीवन जी रहे हो क्या? चलो आगे बढ़े, नाराज तो नहीं हो गया भाई? अरे सब खाओ यार, युवा उम्र है, सब खाओ, 2 चक्कर स्टेडियम में दौड़ के आओ, सब पचाओ। समझ में आया? अभी से परहेज करोगे तो क्या करोगे जीवन में फिर? है तुम डेली खा रहे हो, ये देखो लड़का बढ़िया है, थोड़ा से सीखना चाहिए तुमको। तो अब हम, चलो ठीक, ये तो मजाक की बात हुई, इस पे आइए फोकस पे। ये क्लास के सब चलती रहती है सब चीज। अब हम शिफ्ट काय पे हो रहे हैं? हम किस पे शिफ्ट हो रहे हैं? हम किस पे शिफ्ट हो रहे हैं? किस पे बच्चों? इलेक्ट्रिक पे। हम किस पे शिफ्ट हो रहे हैं बच्चों? हाइड्रोजन पे। किस पे? और मैं बता रहा हूं आखिरी पड़ाव क्या है? सूर्य में ऊर्जा का स्रोत भी क्या है? हाइड्रोजन। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन, तो हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत क्यों नहीं बन सकता है? इतना पानी है जगह जगह, और पानी में क्या होता है? पानी को H2 अलग करना और वो क्या करना, ऐसी प्रक्रिया जिस दिन आ जाएगी देश में ऊर्जा की क्रांति आ जाएगी। यह विश्व अलग स्थान पर गति करने लगेगा जब हमको क्या मिल जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जल से ही पता चला मोटरसाइकिल में पानी भरा और एक ऐसी मशीन लगी है
जो उसको हाइड्रोजन अलग कर रही और ऑक्सीजन क्या कर रही, तो साइलेंसर से ऑक्सीजन निकल रही, तो उससे पेड़ पौधों का बढ़ा, जानवरों का बढ़ा और गाड़ी गाड़ी चल रही। इसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइट प्रोसेस के थ्रू ऐसा संभव है। और इसके आविष्कार में लगभग बस आप कितने साल रुक जाइए बच्चों, उसके बाद देखना हाइड्रोजन का चमत्कार होगा। ये अंतिम है, क्योंकि ब्रह्मांड में एक ही तत्व है जो आवारा है। कौन सा है? हर जगह हमको बहुत आसानी से क्या हो सकता है। तो अब इनका जमाना जाने वाला है और किनका आने वाला है? मेथनॉल का, सीएनजी का, इलेक्ट्रिक का, हाइड्रोजन। तो मैं बताना चाहता हूं जो आज का हमारा करंट अफेयर है बच्चों, देश का पहला खुल चुका है 2024 में वेस्ट टू हाइड्रोजन, कचड़े से हाइड्रोजन बनाने का संयंत्र। और जगह का नाम क्या है? कौन सी जगह? कहां पर है ये? महाराष्ट्र। यहां बन चुका है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी। हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ियां तक देश में आ गई हैं, पता है ना आप लोगों को? आ गई हैं, बताऊंगा आपको। अब देखना, मैं बता रहा था सूखे कचड़े का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। किसका? सूखे का बाद में चर्चा करेंगे, पहले जैविक का कर लें। जैविक का है, हमारी माताएं बहनें जब घर में खाना बनाती हैं तो खाना बनाती हैं तो सब्जियों का छीलन निकलता है कि नहीं निकलता है? सब्जियों का छीलन हो गया या सब्जियों का वेस्ट हो गया। छीलन के अलावा धनिया तोड़ी तो उसके डंठल हो गए कि नहीं हो गए? पत्तियां हो गई, फूल हो गए, सूख जाते हैं, हो जाते नहीं जाते हैं? खेतों में आपने देखा होगा क्या निकलता है, उसको खाड़ू माड़ू कहते हैं। हरे हरे जितनी भी चीजें होती हैं उन सबको इकट्ठा कर लो, ये कौन सा कचरा कहलाता है? और इस कचड़े के लिए जमीन में बढ़िया एक गहरा गड्ढा करो, एक गहरा क्या कर दो, और इस गड्ढे में ही सब कुछ डाल दो, सब भर दो यहीं पर कचड़ा मचड़ा। कितने महीने के लिए? 6 महीने कचड़ा अपने आप उसमें सड़ता रहेगा और सड़ के गल के ये कचड़ा कंपोस्ट खाद बनाएगा। कौन सी खाद बनाएगा? और ये कंपोस्ट खाद हमको बहुत लाभदायक होगी, लाभकारी होगी। हमारे खेतों में ही, हमारे रिवर्स में क्या आ जाएगी? आम। गायों का गोबर निकलता है, गोबर। अगली क्लास में गोबर के बारे में और अच्छे से बताऊंगा कि देश में कितना बड़ा काम चल रहा है इसको लेकर। गोबर को कुछ नहीं करना है, एक बड़े पॉलीथिन का जाल लेकर उसमें गोबर को भर देना। ऑस्ट्रेलियाई प्रजाति के केंचुओं को उसमें डाल देना है। किसको डाल देना है? जब वो केंचुए उस गोबर को भोजन के रूप में लेंगे और उसका वेस्ट जनरेट करेंगे, उसको बोलते हैं बेटा वर्मी कंपोस्ट। कौन सा कंपोस्ट? क्योंकि केंचुए को अंग्रेजी में बोलते हैं अर्थवॉर्म। क्या बोलते हैं? तो उससे कौन सी कंपोस्ट बनेगी? वर्मी कंपोस्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये इस कचड़े का, गोबर का भी प्रबंधन हो गया और घर में छीलन छालन का भी क्या हो गया? प्रबंधन हो गया। सुनिए, अब कौन सा कचड़ा है, इसका भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, सूखा कचड़े को आजकल हम क्या कर रहे हैं, ठंडियों में ताप रहे हैं, उससे क्या कर रहे हैं? ठंडियों का समय चल रहा है, नहीं चल रहा? देखना, आप पन्नियां नहीं फेंकनी नहीं, मोहल्ले वाले उन पन्नियों को शाम को इकट्ठा कर लेते हैं, उस सुबह लकड़ी को जलाने में क्या करते हैं, तो वो काय का काम कर रहे हैं? हीट जनरेट का। किसका काम? हम भी तो हीट जनरेट कर सकते हैं। अब आप देखो, जैसे कचड़ा निकला, बहुत सारी कचड़ा, उस कचड़े को हमने जलाया, क्या किया? जलाने से क्या निकली? ऊर्जा। उस ऊर्जा से पानी को क्या किया? गर्म। पानी गर्म हुआ तो उससे क्या बनी? भाप। और भाप से हमने क्या चला दिया बच्चों? टरबाइन। क्या चला दिया? और टरबाइन से क्या जोड़ दिया? जनरेटर। और जनरेटर से हमको क्या मिल गई? इलेक्ट्रिसिटी। क्या मिल गई? समझ में आया? कचड़े से किसको गर्म किया? पानी। पानी गर्म किया तो क्या बनी? और भाप से क्या चला? टरबाइन में कौन सा जनरेटर लगा दिया और उससे हमको विद्युत ऊर्जा मिल गई। कौन सी ऊर्जा मिल गई? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आप मुझे बताइए, इस कचड़े को फेंकने की आवश्यकता है क्या? कचड़ों के पहाड़ बनाने की आवश्यकता है क्या? हमको उससे विद्युत ऊर्जा मिल रही है। कौन सी ऊर्जा मिल रही है? प्रबंधन भी हो रहा है
इस एनर्जी को बच्चों कहते हैं बायोमास एनर्जी। कौन सी एनर्जी? आपने सुना है कि नहीं सुना है? कौन सी ऊर्जा कहते हैं इसको? बायोमास। ये सब भविष्य की चीजें हैं और हमारे देश में वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए सूखे कचड़े, जैविक कचड़े, गीले कचड़े, इन सब का प्रबंधन किया जा रहा है। और हम किस पर शिफ्ट हो रहे हैं? अल्टरनेट फ्यूल। किस फ्यूल पर? बोलते चलिए, कौन से फ्यूल पर? तो गीले कचड़े से मीथेन बनाने का प्लांट कहां पर लगा है? गवर्नमेंट। इसको ऑफ करना है, ठीक है? तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने इतनी चीजें पढ़ी। कल संडे है, हम देखते हैं, क्लास ऑफ रहेगी बेसिकली, तो हम मंडे को मिलेंगे डायरेक्टली, ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसको रिवीजन जरूर करते रहें और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको चीज़ों को ऐसा समझाया जाए जिसको आप भूल ना पाएं। समझ में आया कि नहीं आया? और केवल एक तथ्य ना पढ़ें, उस तथ्य के पीछे उसके पूरे संसाधन जरूर पढ़ें जहां से उसका उत्पत्ति हो रही है। तो थैंक यू फॉर एवरीवन, प्लीज क्लोज दैट।